Hello everyone, this is Mithlesh Yadav here, and today we are starting the very important subject that is solid mechanics, which is also known as strength of material. इसको हम strength of material भी बुलाया जा सकता है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि बेसिक चीज़ें कि जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स क्या होती हैं, इसमें कौन कौन से एजम्पशन होते हैं, कौन कौन से बेसिस होते हैं फेलियर होने के, जो मटेरियल्स फेल हो जाते थे, जो हमारे पास दो क्राइटेरिया होते थे, वो होते थे स्टिफनेस क्राइटेरिया, सेकंड होते थे स्टिफनेस क्राइटेरिया, मतलब फर्स्ट होते थे स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, सेकंड होते थे स्टिफनेस क्राइटेरिया। स्ट्रेंथ क्राइटेरिया का मतलब वो टूट जाता था, मतलब उस पर लोड लगती थी डायरेक्ट टूट जाता था। स्टिफनेस क्राइटेरिया का मतलब होता था कि वो मटेरियल जो है डिस्ट्रॉयड हो जाता था। डिस्ट्रॉयसन का मतलब ये होता है कि वो जो मटेरियल्स होता है, मेंबर होता है, उसके अंदर या तो डिफ्लेक्शन आ जाए, बेंडिंग आ जाए, ट्विस्टिंग आ जाए, क्रैकिंग्स आ जाए, कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टिफनेस क्राइटेरिया। तो ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है सिर्फ एग्जाम में ही हैवी वेटेज नहीं रखता है, इस बल्कि उसके साथ साथ किसी भी एग्जाम को यदि आप क्वालिफाई करके इंटरव्यू में जाते हैं वहाँ भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का बहुत ही अच्छा वेटेज होता है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है आपको बोलने के लिए। यदि इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि बेटा आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो आप उनको यदि बताते हैं कि सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, तो वहाँ भी आपका जो इम्पैक्ट होता है बहुत ही अच्छा पड़ता है और उसका वेटेज इंटरव्यू में भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, जितने सारे एग्जाम्स होते हैं सिविल इंजीनियर्स के लिए जितने सारे एग्जाम होते हैं, गेट इंजीनियरिंग सर्विस, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस या फिर एसएससी जेईई हो, जितने सारे एग्जाम होते हैं, सभी एग्जाम में इसका जो वेटेज होता है काफ़ी हैवी होता है, हैवी वेटेज सब्जेक्ट है ये। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि बेसिक चीज़ें कि स्ट्रेंथ होती क्या है, कौन कौन से अप्रोच होते हैं, कौन कौन से सिस्टम होते हैं जो एनालिसिस हम लोग करते हैं। तो हम लोग ने देखा था कि एक सिस्टम अप्रोच होता है, सिस्टम अप्रोच के बेसिस पे इसको हम स्टडी करते हैं। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे सॉलिड बॉडी के बारे में, तो सॉलिड बॉडी में जो सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होता है, जो सॉलिड बॉडी का मतलब मेटल्स, तो मेटल्स के प्रॉपर्टीज के बारे में हमको पढ़ना है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होते हैं वो होते हैं माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील में बहुत सारी क्वालिटी होती है, उनके अंदर प्रेजेंट होती है, बहुत सारी क्वालिटी होती है जो कंक्रीट के साथ मैच करता रहता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, माइल्ड स्टील का यूज करते हैं। तो माइल्ड स्टील में जो होता है सबसे पहले कि ये लाइट वेट होता है, जिसके कारण से कोई भी स्ट्रक्चर जो होगा उसका जो सेल्फ वेट होगा वो लाइट होगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग माइल्ड स्टील का यूज करते हैं, लाइट वेट होता है। जो सेकंड इसका जो एडवांटेज होता है वो होता है कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन जो होता है इसका सेम होता है कंक्रीट के जैसा थर्मल एक्सपांशन कंक्रीट का होता है, सेम जो है माइल्ड स्टील का भी होता है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन ऑफ माइल्ड स्टील इज जस्ट सिमिलर टू कंक्रीट। इसका मतलब ये होता है कि जितना ही एक्सपांड या कॉन्ट्रैक्ट जो है कंक्रीट होगा, उतना ही एक्सपांड या कॉन्ट्रैक्ट जो है माइल्ड स्टील भी होगा। तो जिसके कारण क्या होगा, इसका बेनिफिट हमको क्या मिलता है कि जब हम लोग इसको यूज करते हैं स्ट्रक्चर में एज ए रेनफोर्समेंट स्टील का, तो जितना ही एक्सपांड कंक्रीट करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, तो जितना ही एक्सपांड जो है कंक्रीट करेगा, एक्सपांशन जितना ही कंक्रीट में होगा उतना ही एक्सपांशन जो है स्टील में भी होगा। तो उससे हमको क्या बेनिफिट होगा कि दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो अच्छी होगी। बॉन्डिंग जो दोनों के बीच में होगा टूटेगी नहीं। यदि थर्मल एक्सपांशन अलग अलग होगा, यदि स्टील कुछ और एक्सपांशन हो रहा है स्टील में और जो कंक्रीट है उसके अंदर कुछ और एक्सपांशन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा कि बॉन्डिंग दोनों के बीच में ब्रेक हो जाएगा। जब ब्रेक हो जाएगा तो दोनों जो है इंडिविजुअल मेंबर की तरह बिहेव करने लगेगा, दोनों अलग अलग बिहेव करने लगेगा, तो कोई भी जो होता है स्ट्रक्चर वो कोलैप्स कर जाएगा। सेकेंड जो इसका एडवांटेज होता है ये होता है कि इसका जो यंग्स मॉडुलस होता है, यंग्स मॉडुलस जो होता है टेंशन एंड कंप्रेशन में इक्वल स्ट्रेंथ देता है, इक्वली स्ट्रांग इन टेंशन एंड कंप्रेशन। इसका जो यंग्स मॉडुलस होता है वो सेम होता है, सेम एज कंक्रीट के जैसा ही इसका यंग्स मॉडुलस भी होता है। इसका जो फॉर्मेबिलिटी होता है, फॉर्मेबिलिटी ऑफ माइल्ड स्टील इज बेटर देन अदर मटेरियल्स। जितने और भी मटेरियल्स हमारे पास अवेलेबल हैं उनमें सबसे अच्छा जो होता है वो फॉर्मेबिलिटी किसका होता है, वो होता है माइल्ड स्टील का। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मतलब इजीली किसी भी शेप दे सकते हैं माइल्ड स्टील को। स्टील कैन बी इजीली वेल्डेड एट जॉइंट, जहां भी जॉइंट वगैरह होगा तो इसको हम इजीली वेल्ड कर सकते हैं। इसका एक एडवांटेज ये भी होता है कि हम लोग कंस्ट्रक्शन में ज्यादा माइल्ड स्टील यूज कर सकते हैं। इट इज रिसाइक्लेबल, ये जो होता है रिसाइक्लेबल होता है, माइल्ड स्टील को हम रिसाइकल कर सकते हैं। ये जो होता है नेक्स्ट एडवांटेज जो इसका होता है वो क्या होता है, प्रोवाइड गुड स्क्रब वैल्यू। इसका जो स्क्रब वैल्यू होता है वो भी अच्छा होता है। मतलब इसको हम स्क्रब वैल्यू का मतलब ये होता है कि जब इसका जो डिजाइन पीरियड होता है, जब इसको डिजाइन पीरियड जो किसी भी बिल्डिंग का होता है, जब डिजाइन पीरियड खत्म हो जाता है तो उसके बाद भी स्टील को निकाल के हम कुछ कॉस्ट में इसको हम बेच सकते हैं। इसके बाद जो इसका होता है इट इज़ ईजिली अवेलेबल एंड लेस कॉस्ट कंपेयर टू अदर मटेरियल। ये जो है ईजिली अवेलेबल हो जाता है, आपको कहीं भी उपलब्ध हो जाएगा। और इसका जो कॉस्ट होता है
जो और भी हमारे पास जो मटेरियल्स होते हैं जिसका प्रॉपर्टीज जो होता है मान लीजिए माइल्ड स्टील की तरह मिलता जुलता होता है, उनके कंपेयर में इसका कॉस्ट जो होता है वो कम होता है। जैसे कि एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम का भी यूज कर सकते हैं, बट एल्युमिनियम जो होगा कॉस्टली हो जाएगा, इसका जो कॉस्ट होता है एल्युमिनियम के कंपेयर में वो कम होता है और इजीली अवेलेबल भी हो जाता है, बल्क अमाउंट में भी अवेलेबल हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या जनरली जो है माइल्ड स्टील का यूज करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, माइल्ड स्टील का जो होता है उसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, उसके कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होते हैं, वो कैसे बिहेव कर रहा है, उसका नेचर कैसा है, वो कितनी स्ट्रेंथ लेती है, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इन सब के बारे में स्टडी करने के लिए जो हमारे पास एक होता है ग्राफ प्लॉट करना पड़ता है, उस ग्राफ का जो नाम है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेंथ कर्व फॉर माइल्ड स्टील। जो अभी हम माइल्ड स्टील का बिहेवियर देखेंगे उसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ प्लॉट करते हैं और इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि माइल्ड स्टील का जो एक होता है सिलेंड्रिकल जो होता है, सिलेंड्रिकल रॉड लेते हैं, माइल्ड स्टील का एक सिलेंड्रिकल टाइप का रॉड लेते हैं जिसका जो गॉज लेंथ होता है वो 2 इंच का होता है, जिसका गॉज लेंथ जो होता है 2 इंच का होता है। डाया ऑफ मिडिल सेक्शन जो होता है 0.5 इंच का होता है, हाफ इंच का होता है, जो डायामीटर होता है मिडिल सेक्शन का वो हाफ इंच का होता है। और इसका जो ये सिलेंड्रिकल जो रॉड हम लोग यूज कर रहे हैं टेस्ट के लिए, उसका L/D रेशियो जो होता है 4 होता है, L/D रेशियो 4 होता है। तो हम स्टील लेते हैं और ये जो हमारा सिलेंड्रिकल रॉड होता है इसको हम लोग क्या करते हैं यूटीएम में रखते हैं। यूटीएम का मतलब यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यूटीएम का मतलब होता है, उसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। इसको हम इस रॉड को लेते हैं और यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में रखते हैं और लोड लगा के इसका जो होता है, इसका जो रिस्पांस डेवलप होता है जब हम स्ट्रेन इसमें देते हैं, स्ट्रेन का मतलब जब इसको हम खींच रहे हैं या दबा रहे हैं तो जो ये रिस्पांस डेवलप करता है उसको हम लोग क्या करते हैं, नोट करते हैं। तो इसमें जो फोर्स लगाते हैं हम लोग वो कौन सा फोर्स लगाते हैं, एक्सियल फोर्स। एक्सियल फोर्स का मतलब ये हो जाता है कि एक्सिस के अलॉन्ग मान लेते हैं ये कोई हमारे पास जो है ये मेंबर है, हमारे पास जो ये मेंबर है, तो इसमें जो हम फोर्स लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, एक्सिस के अलॉन्ग। ये जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगा, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगा, इस एक्सिस के अलॉन्ग हम फोर्स लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सियल फोर्स बोलते हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग या लग। तो ये जो एक्सियल फोर्स होता है ये 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो टेंसाइल इन नेचर या फिर कंप्रेसिव इन नेचर। या तो ये जो हो गया हमारा टेंसाइल फोर्स, जब हम खींच रहे हैं यानी कि टेंशन दे रहे हैं तो इसको हम टेंसाइल बोलते हैं, जब दबा रहे हैं तो ये कंप्रेसिव फोर्स होगा, ये कंप्रेसिव फोर्स हो जाता है। तो 2 टाइप के हम फोर्स इसमें दे सकते हैं, या तो टेंसाइल होगा या फिर कंप्रेसिव होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसमें हम स्ट्रेन को डेवलप कराते हैं और स्ट्रेस मेजर कर लेते हैं। स्ट्रेस को डेवलप नहीं करा सकते हैं, स्ट्रेस जो होता है वो इंटरनल प्रॉपर्टीज होता है, तो स्ट्रेस डेवलप नहीं हो सकता है। स्ट्रेन को हम डेवलप करा सकते हैं, उसको हम खींच सकते हैं, वो लंबा या छोटा हो सकता है, बट जो है स्ट्रेस को हम डेवलप नहीं करा सकते। स्ट्रेस जो होता है वो किसी भी मटेरियल्स का इंटरनल प्रॉपर्टी होता है, इसलिए हम लोग उसको डेवलप नहीं करा सकते। तो हम क्या करते हैं, स्ट्रेस डेवलप कराते हैं और स्ट्रेस मेजर करते हैं। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं इसका बिहेवियर, जो माइल्ड स्टील है इसका बिहेवियर। इसके बिहेवियर के लिए एक ग्राफ होती है जिसको बोलते हैं हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। तो सबसे पहले हम माइल्ड स्टील जो प्लॉट करते हैं किसके बीच में प्लॉट करते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में। तो इससे पहले जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे उससे पहले हमको स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो बेसिक चीज़ें है, स्ट्रेस होती क्या है, स्ट्रेन क्या होती है, तो ये बेसिक चीज़ें हमको जाननी जरूरी होती है। तो स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द टोटल फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब कोई भी मेंबर है उसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, और फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। एरिया जो होता है वो कौन सा एरिया होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ठीक है। तो स्ट्रेस कैन बी टेंसाइल एंड कंप्रेसिव नेचर, कोई भी हो सकता है, या तो टेंसाइल हो सकता है या फिर कंप्रेसिव हो सकता है। यदि टेंसाइल फोर्स हो तो उसको हम लोग कंसीडर करते हैं पॉजिटिव, और यदि कंप्रेसिव फोर्स हो तो उसको हम लोग मानते हैं निगेटिव। टेंसाइल का मतलब पॉजिटिव और कंप्रेसिव का मतलब निगेटिव, ठीक है। तो ये जो होता है सिग्मा, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, F/A, और इसका जो यूनिट होता है न्यूटन पर mm²। जो फोर्स होता है, फोर्स जो होता है किसमें होता है, न्यूटन में होता है, फोर्स न्यूटन में होता है, और जो हमारा एरिया होता है mm² में, तो इसलिए इसका जो यूनिट हो जाएगा, यूनिट जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, न्यूटन पर mm²। तो एरिया जो हम लोग यूज करते हैं, एरिया कौन सा, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। स्ट्रेन का मतलब क्या हो जाता है कि स्ट्रेन इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ का मतलब ये हो जाता है कि कोई भी मेंबर है, कोई भी ये मेंबर है, इसके ऊपर यदि हम टेंसाइल फोर्स लगाएं, ये टेंसाइल फोर्स लगा दिए तो क्या हो जाएगा, ये मेंबर जो होगा इसके चेंज, मतलब जब खींचेंगे, इसको हम खींचेंगे तो एक साइड से क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस होगा और दूसरे साइड से ये बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का ये शेप हो जाएगा, कुछ इस टाइप का शेप हो जाएगा कि एक साइड से जो है, एक साइड से जैसे आप मान लीजिए ये कोई हमारे पास मेंबर है,
कलर चेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास मेंबर है, इसमें हम ये फोर्स लगा दिए, ये फोर्स पी लगाए, टेंसाइल फोर्स। कौन सा फोर्स? टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स लगेगा तो ये मेंबर कुछ ऐसा हो जाएगा, खींचेंगे तो एक साइड से, अब मान लीजिए रबर है, रबर को आप खींचिएगा तो क्या हो जाएगा, एक साइड से पतला होता जाएगा तो एक साइड से लंबा होता जाएगा, ठीक है। तो यही जो ओरिजिनल था इसको हम क्या बोलते हैं, ये लेंथ हो गया, ये एल जो है लेंथ हो गया, ठीक है। जो पहले मेंबर था जब इस पे लोड नहीं लग रहा था, जब लोड लग गया तो क्या हो जाएगा, इधर से भी मान लीजिए जितना इसके अंदर डिफ्लेक्शन आया होगा, जितना बढ़ गया होगा, तो जो डिफ्लेक्शन जो आया होगा कितना, डेल बाई टू इसको मान लेते हैं। टोटल जो डिफ्लेक्शन आया उसका डेल बाई टू इधर और डेल बाई टू इधर, ये हो गया, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, इसको जब डेल बाई टू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डेल हो जाएगा, मतलब डेल एल बाई टू, सॉरी डेल एल बाई टू, इधर भी डेल एल बाई टू, मतलब चेंज इन, डेल का मतलब चेंज इन लेंथ, तो डेल एल बाई टू और इस साइड भी डेल एल बाई टू, तो टोटल को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, डेल एल हो जाएगा। तो जो हमारा चेंज इन लेंथ होगा वो चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा, एल प्लस डेल एल, यही हो जाएगा, अपॉन जो ओरिजिनल लेंथ होती है वो कितनी होगी, जो एल थी, जो ओरिजिनल लेंथ एल। तो जो हमारा स्ट्रेन हो जाएगा, स्ट्रेन क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ का मतलब क्या हो जाएगा, डेल एल प्लस एल अपॉन एल, यही हमारा हो जाएगा, क्या हो जाता है, स्ट्रेन, मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यदि कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो भी चेंज होगा, तो कंप्रेसिव जो होगा वो निगेटिव होता है और जो टेंसाइल फोर्स होता है वो पॉजिटिव होता है। जो स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस क्या होता है, इंटरनल प्रॉपर्टी होता है, और स्ट्रेस जो होता है इंटरनल प्रॉपर्टी होता है, और प्रेशर जो होता है एक्सटर्नल प्रॉपर्टी होता है। स्ट्रेस जो होता है वो इंटरनल, जो उसका रिस्पॉन्स होता है किसी, जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो रिस्पॉन्स डेवलप होता है, यानी कि वो इंटरनल प्रॉपर्टी होता है। तो स्ट्रेस अगेंस्ट द नेचर, स्ट्रेस जो है अगेंस्ट द नेचर, अगर आप जो चाहते हो, अगर आप जो चाहते हो और वो चाहत आपकी पूरी नहीं हो, अगर आप जो चाहते हो और आपकी वो चाहत पूरी ना हो रही हो, तो आपके अंदर स्ट्रेस होगा। यदि आप चाह रहे हो कि एग्जाम क्वालिफाई हो जाए और एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो आपको क्या हो रहा है, टेंशन हो रहा है। तो जब हम कोई भी ये मेंबर है इसको हम टेंशन देंगे तो टेंशन मिलेगा, इसको हम टेंशन देंगे तो टेंशन मिलेगा, जाहिर सी बात है ना, कि जब हम टेंशन देंगे तो हमको क्या होगा, टेंशन मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, इसको हम टेंशन देंगे, मतलब ये इसको हम खींचने की कोशिश करेंगे, तो जो ये रिस्पॉन्स डेवलप करेगा उसी को हम बोल देते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। तो कैसे प्लॉट करते हैं वो हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि माइल्ड स्टील जो का जो कर्व होता है कैसे प्लॉट करते हैं। देखिए इस मेंबर में जो है, इस मेंबर में जो हमने क्या किया था, इस मेंबर में टेंसाइल फोर्स एफ लगाया इस मेंबर में, तो ये क्या हो गया, ये जो हमारा हो गया, ये पॉइंट जो देख रहे हैं ओरिजिनल था, ठीक है। तो इसमें जो हम टेंसाइल फोर्स लगाए तो ये क्या हो गया, चेंज कर गया, लेंथ इंक्रीज कर गया इसका, ठीक है। और ये जो कंप्रेसिव फोर्स है, तो ये हमारा ये जो था ओरिजिनल था, यहाँ तक ये ओरिजिनल लेंथ था, और ये जब हम कंप्रेस किए तो ये क्या हो गया, मेंबर यहाँ तक आ गया, इसके अंदर चेंज। तो अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं कि जो माइल्ड स्टील का जो स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व था उसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक सिलेंड्रिकल रॉड लेते हैं। सिलेंड्रिकल रॉड जो होता है उसका जो डाया होता है, डाया ऑफ द मिडिल सेक्शन, जो सिलेंड्रिकल रॉड होता है उसका जो डाया होता है वो कितना होता है, 0.5 इंच का होता है। जो गॉज लेंथ होता है वो कितना होता है, 2 इंच का होता है। और ये L/D रेशियो जो होता है, L/D रेशियो जो होता है वो 4 होता है। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम जो माइल्ड स्टील का जो एक सिलेंड्रिकल रॉड लेते हैं उसका क्या होता है, वो जो होता है डाया ऑफ मिडिल सेक्शन जो होता है, डाया ऑफ मिडिल सेक्शन जो होता है वो कितना होता है, 0.5 इंच का होता है। गॉज लेंथ जो होता है 2 इंच का होता है, और L/D रेशियो जो होता है वो कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। तो जो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो ग्राफ प्लॉट करते हैं, जो y एक्सिस पे होता है वो स्ट्रेस होता है, और जो x एक्सिस पे होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक रॉड लेते हैं, ये जो हमारे पास एक सिलेंड्रिकल, ये सिलेंड्रिकल एक रॉड है, तो इसमें हम क्या किए, इसको हम यूटीएम पे रखे, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, ठीक है। इसको हम यूटीएम पे रखे और क्या किए, इसको हम फोर्स लगाना स्टार्ट किए, ठीक है। कौन सा फोर्स, एक्सियल फोर्स। एक्सियल फोर्स क्या होता है, एक्स एक्सिस के अलोंग जो फोर्स लगता है, या फिर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियल फोर्स। एक्सियल फोर्स जो होता है वो 2 टाइप के होते हैं, या तो टेंसाइल इन नेचर या फिर कंप्रेसिव इन नेचर। यदि टेंसाइल होगा तो पॉजिटिव होता है और कंप्रेसिव होता है तो निगेटिव होता है।
तो अभी हम लोगों ने क्या किया, इस रॉड को यूटीएम में रखा और इसको जो है हम एक्सियल फोर्स लगाना स्टार्ट कर। जब एक्सियल फोर्स लगाना मतलब टेंसाइल फोर्स इसमें लगाना शुरू कर दिए। जब टेंसाइल फोर्स इसमें लगाना शुरू किए तो क्या हुआ कि जितना मैं फोर्स लगा रहा हूं, जितना यूटीएम से फोर्स लग रहा है, उतना ही ये क्या करेगा, स्ट्रेस डेवलप कर रहा होगा, उतना ही स्ट्रेस डेवलप कर रहा हो। कहां तक, एक सर्टेन लिमिट तक, एक सर्टेन लिमिट तक ये उतना ही स्ट्रेस डेवलप कर रहा होगा। ठीक है, इनिशियली क्या होता है कि जितना स्ट्रेन दे रहे होते हैं उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में स्ट्रेस डेवलप हो रहा होता है। एक सर्टेन लिमिट पॉइंट तक, एक सर्टेन लिमिट पॉइंट तक उसका नाम हम देते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट। तो जो ये आप पॉइंट देख रहे हैं इसको हम जूम कर लेते हैं थोड़ा। जो आप ये पॉइंट देख रहे हैं, ये पॉइंट देख रहे हैं 0 से A तक, 0 से A तक जो पॉइंट है हमारा, ये 0 to A वाला जो पॉइंट है वो क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट है। ठीक है, ये जो 0 से A वाला पॉइंट है ये प्रोपोर्शनल लिमिट, मतलब जितना स्ट्रेन, जितना खींच रहे हैं हम लोग उतना ही क्या होगा, रिस्पॉन्स डेवलप कर रहा होगा। जितना ही स्ट्रेन दे रहे हैं मतलब खींच रहे हैं, उतना ही स्ट्रेस डेवलप कर रहा होगा, उतना ही रिस्पॉन्स डेवलप कर रहा होगा। तो ये क्या एकदम स्ट्रेट लाइन होता है, तो ये क्या प्रोपोर्शनल लिमिट एकदम बराबर बराबर में चल रहा है। जितना ही स्ट्रेस दे रहे हैं, स्ट्रेन दे रहे हैं, उतना ही स्ट्रेस डेवलप कर रहा है, क्योंकि हम स्ट्रेस जो होता है वो डेवलप करा नहीं सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेन डेवलप कराते हैं और क्या करते हैं, स्ट्रेस को मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है इसके एंगल जो बनता है ये क्या 45 का एंगल बनता है। तो जो बंदा फोर्स लगा रहा था, यानी कि यूटीएम यहाँ पे मतलब बंदा बोल रहे हैं, जो बंदा फोर्स लगा रहा था उसने बोला कि यार ये तो हद हो गई, जितना मैं फोर्स लगा रहा हूं उतना ही वो उधर से रिस्पॉन्स दे रहा है। अभी मैं इसको बताता हूं उसने क्या किया। वो जो था आदमी था वो बड़ा ही खुराफाती टाइप का आदमी था। उसने क्या किया, यहाँ पे फोर्स बढ़ाना शुरू कर दिया। उसने क्या किया, फोर्स और बढ़ाना शुरू कर दिया। जब फोर्स जब बढ़ाना शुरू कर दिया वो खुराफाती आदमी, तो क्या हुआ, ये जो मॉलिक्यूल्स है हमारा गोल गोल बढ़िया मॉलिक्यूल्स जो है, तो इसके बीच में क्या हुआ, स्लिपिंग आना स्टार्ट हो गया। ये क्या किया, थोड़ा बहुत स्लिप होना स्टार्ट हो गया। जब स्लिप होना स्टार्ट हो गया तो क्या हुआ, ये सडन जो है एक कर्व फॉर्म में मतलब डेविएट होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है स्लिप हो गया। तो स्लिप जब होगा तो क्या होगा, जो स्ट्रेस जो रिस्पॉन्स जो डेवलप कर रहा था वो डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे जो सडनली वो स्लिपिंग हुआ, जिस कारण से यहाँ पे क्या हुआ, जो पॉइंट A to B है वहाँ पे क्या हुआ, कर्वेचर फॉर्म हो गया। जो हमारा ग्राफ था वो डेविएट हो गया, डेविएशन होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो जो हमारा पॉइंट बी होता है, पॉइंट बी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या होता है, इलास्टिक लिमिट का मतलब ये होता है कि जब इस पॉइंट पे बी पॉइंट पे लोड को रिमूव कर देंगे तो ये क्या होगा, फिर से अगेन वापस हो जाएगा कहाँ पे, ओ पॉइंट तक आ जाएगा। इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि एबिलिटी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। यदि हम इसको बी पॉइंट पे फोर्स को रिमूव कर लेते हैं तो ये क्या करेगा, फिर से ओ पॉइंट पे आ जाए। तो ये इलास्टिक लिमिट होता है, मतलब बी तक जो होता है वो इलास्टिक लिमिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सडनली मतलब कर्वेचर हो गया, क्योंकि इसके जो कार्बन एटम जो प्रेजेंट है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है वो कार्बन एटम्स है, तो इसके अंदर स्लिपिंग होना स्टार्ट हो गया। जब फोर्स ज़्यादा लगा तो ये क्या हुआ, सडनली ये क्या किया, डिक्रीज होने लगा, मतलब जो स्ट्रेस होगा वो डिक्रीज कर गया, मतलब तो कर्व फॉर्म हो गया। तो यहाँ तक जो पॉइंट ए तक जो होता है वो क्या कहलाता है, प्रोपोर्शनल लिमिट, यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों इक्वल में चल रहा है। लेकिन जो पॉइंट बी हो गया वो प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं है। ये जो हमारा होता है लीनियर होता है, जो स्ट्रेट लाइन होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोल देते हैं, जो कि बी पॉइंट जो है वो इलास्टिक लिमिट पॉइंट होता है। ठीक है, ये जो बंदा था यूटीएम, ये बोला कि यार ये तो अभी भी नहीं टूट रहा है, मेरा एम तो था इसको तोड़ना, ये तो अभी भी नहीं टूट रहा है। तो इसने क्या किया, अभी भी नहीं माना, इसने इसको और फोर्स लगाना शुरू कर दिया। ये तो बोला जो है इसको तो तोड़ के रहेंगे, तो इसने क्या किया, और फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया। तो और फोर्स जब लगाना स्टार्ट कर दिया इसने, जब और फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया, तो जब तक जो है मॉलिक्यूल्स जो था जब फोर्स लगाना स्टार्ट कर दे, यहाँ से ये जो यूटीएम बंदा था और फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया, तो ये जो हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स में तो स्लिपिंग तो थोड़ी बहुत पहले से आ गई थी। जब ये और ज़्यादा फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया तो ये क्या हुआ, ये दबना स्टार्ट हो गया। जो ये मॉलिक्यूल्स है दबना स्टार्ट हो गया। जब दबना स्टार्ट हो गया तो क्या हो, कंप्लीटली स्लिप कर गया तो क्या हो गया, सडनली से जो हमारा सडनली जो है स्ट्रेस जो है वो ड्रॉप कर गया। इसको हम क्या बोल देते हैं, ये जो है सडनली ड्रॉप, जो हमारा ये जो डी पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, सडनली स्ट्रेस ड्रॉप हो गया यहाँ पे डी पॉइंट पे। ये क्योंकि इसमें ये स्लीपिंग होना स्टार्ट हो गया। जो हमारा ये मॉलिक्यूल्स था, स्लीप तो पहले स्लीपिंग होना स्टार्ट हो गया था। जब ये और फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया, तो फोर्स लगाना जब स्टार्ट किया तो कार्बन एटम्स जो था इसके अंदर प्रेजेंट है, तो ये दबना स्टार्ट हो गया। तो पहले क्या था कि पहले तो स्लिप हो रहा था, ठीक है, जब दबना स्टार्ट हो गया तो क्या हुआ, एक दूसरे का जो
बीच में जो बॉन्डिंग था वो बॉन्डिंग टूटना स्टार्ट हो गया। ठीक है, जैसे बॉन्डिंग टूटना स्टार्ट हो गया तो सडनली जो है स्ट्रेस जो है वो क्या किया, डिक्रीज कर गया। तो जो हमारा जो ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं सी से डी तक, तो यहाँ पे क्या हुआ, स्ट्रेस जो है डिक्रीज कर गया, स्ट्रेस की वैल्यू जो ये रिस्पॉन्स देना कम कर दिया। ठीक है, तो जो हमारे ये पॉइंट सी है, तो ये जो पॉइंट था वो स्लिप होना स्टार्ट हो गया। जब मॉलिक्यूल्स जो कार्बन एटम था स्लिप होना स्टार्ट हो गया तो स्ट्रेस जो है वो सडनली ड्रॉप कर गया, स्ट्रेस जो है सडनली ड्रॉप कर गया। तो जो हमारा सी पॉइंट होता है, आप जो ये सी पॉइंट देख रहे हैं, ये जो सी पॉइंट देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अपर यील्डिंग पॉइंट। और डी जो पॉइंट है, ये जो डी पॉइंट है, इसको हम लोग बोल देते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। ठीक है, तो यील्डिंग का मतलब क्या होता है, यील्डिंग क्यों हुआ, तो यील्डिंग क्यों हुआ, यील्डिंग हुआ जब हमारा कार्बन एटम जो होता है इसके अंदर जो स्लीपिंग होना स्टार्ट हो गया और ये हाथ छोड़ दिया एक दूसरे का, तो इसके कारण से क्या हुआ, यील्डिंग होना स्टार्ट हो गया। तो ड्यू टू स्लीपिंग ऑफ कार्बन एटम्स और मॉलिक्यूल्स, जो इसके अंदर जो ये मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो स्लीप होना स्टार्ट हो गया, जिस कारण से क्या हुआ, यील्डिंग होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इस पॉइंट तक तो ये बंदा जो था, तो अब इसने क्या किया, अब ये बंदा क्या किया, और फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया, और फोर्स लगाना स्टार्ट किया। तो जब ये जो हमारा मॉलिक्यूल्स था वो तो ऑलरेडी पहले से स्लीप हो चुका था, जब ये स्लीप हो गया था तो क्या किया, इसने स्ट्रेस देना ही बंद कर दिया। स्ट्रेन तो हो रहा था, जितना खींचना है खींच लो, इसने क्या किया, स्ट्रेस जो है स्ट्रेस मतलब जो रिस्पांस देना ही बंद कर दिया, स्ट्रेस दे ही नहीं रहा था, रिस्पांस देना ही बंद कर दिया, स्ट्रेस जो है वो कांस्टेंट हो गया। मतलब जितना खींचना है खींच लो। ये जो कार्बन एटम्स जो यहाँ पे कार्बन मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पे प्रेजेंट थे ये तो स्लिप हो गया था ना, तो अब जितना खींचना है खींच लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो ये जो है स्ट्रेस ये डेवलप हो ही नहीं रहा था, स्ट्रेस जो है वो कांस्टेंट हो गया। तो जो हमारा पॉइंट डी से जो ए है, पॉइंट डी से जो ए है ये क्या कहलाता है, पॉइंट डी से जो ई पॉइंट है ये यील्डिंग पॉइंट होता है। मतलब यहाँ पे जो है स्ट्रेस जो है वो कांस्टेंट है, कोई स्ट्रेस दे ही नहीं रहा था। ठीक है, अब ये बंदा सोचा कि अब तो और हद हो गई, ये तो टूट ही नहीं रहा है, मेरा मकसद तो तोड़ना था। तो इसने क्या किया, और फोर्स लगाना स्टार्ट कर। जब यहाँ पे हम और फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया, इसने और फोर्स लगाया, क्योंकि ये तो बोल रहा था कि मैं तोड़ के रहूंगा। तो क्या हुआ, जो ये मॉलिक्यूल्स था, ये जो मॉलिक्यूल्स थे ये पहले दो ग्रुप में बटे हुए थे, पहले जो ये मॉलिक्यूल्स थे दो ग्रुप में बटे हुए थे, दो रो में थे। अब क्या हुआ, इसने ये सोचा कि यार हम लोग भी कुछ करते, तो इसने क्या किया, ये अपने अंदर यूनिटी बना लिया और जो है एक सिंगल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। इसने क्या किया, एक सिंगल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, मतलब कार्बन एटम्स जो प्रेजेंट था इसके अंदर वो एक सिंगल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। अब इसने क्या किया कि एक ग्रुप बना लिया, जो पहले दो ग्रुप थी कार्बन एटम्स की, अब एक ग्रुप बना लिया। अब बताओ खींच के, इसने बोला अब बताओ खींच के हमें अलग करके दिखाओ। ये बंदा बोला कंपटीशन मत करो मेरे से, मैं बताऊंगा तुम्हें खींच के, क्योंकि मेरा एम ही है यहाँ तोड़ना, क्योंकि मेरा एम ही है यहाँ पे तोड़ना, इसलिए और खींचना शुरू किया। इसने क्या किया, ये जो यूटीएम बंदा था इसने क्या किया, इस रॉड को और खींचना स्टार्ट कर दिया, और खींचना स्टार्ट किया। अब टोटल जो है पहले तो 5 लोग थे, मतलब 5-5 लोगों के 2 ग्रुप थे। अब क्या हुआ, वो 10 लोग जो थे एक ग्रुप में आ गए। तो एक ग्रुप में जब आ गया तो फोर्स लगाएंगे तो ये जो होगा ज़्यादा रिस्पॉन्स डेवलप करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि पहले तो 5 थे ना, मतलब 5-5 के 2 ग्रुप थे। अब क्या हुआ, एक 10 जो है टोटल क्या हुआ, एक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। तो 10 लोगों को खींचना जो है ज़्यादा मुश्किल का काम हो गया, यानी कि ज़्यादा फोर्स लगना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये क्या किया, 10 लोग जो है ज़्यादा रिस्पांस देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो रिस्पांस ज़्यादा मिलेगी, इसको हम बोलते हैं अल्टीमेट पॉइंट। ये क्या किया, यहाँ से रिस्पांस डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। जो हमारा ये जो एफ पॉइंट है इसको हम लोग बोल देते हैं अल्टीमेट पॉइंट या फिर अल्टीमेट स्ट्रेंथ। इस आदमी ने और खींचा तो ये जाके टूट गया और इसको हम बोले फ्रैक्चर। अब क्या किया, इसने ये बोला कि यार ये तो अब अलग अलग हो गया, फिर मैं तुम्हें दिखाता। तो इसने क्या किया कि ये जो 10 लोग थे इसका मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ था, मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो था कहाँ तक था, एफ पॉइंट तक था। अब इसने क्या किया, जो यूटीएम बंदा था और फोर्स लगाया, ये अपने जो है ईगो पे ले लिया और फोर्स लगाया, बोला कि मैं तो तुम्हें तोड़ के दिखाऊंगा। तो इसने क्या किया, और फोर्स लगाया। तो ये क्या किया, ये जो हमारे पास माइल्ड स्टील का जो रॉड था वो क्या किया, यहाँ पे टूट गया। और यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा पॉइंट होता है जी, ये क्या कहलाता है, फ्रैक्चर पॉइंट कहलाता है। तो इसने क्या किया, ये जो था एफ जो था हमारा अल्टीमेट पॉइंट जो था, तो ये 10 लोगों मिलकर जो 10 मॉलिक्यूल्स जो कार्बन आइटम्स थे ये मिलकर अल्टीमेट पॉइंट, मतलब ज़्यादा ताकत मिली, इसको स्ट्रेस ज़्यादा डेवलप हुआ। तो इसके बाद इसने सोचा कि यार अब तो हद हो गया, अब भी नहीं टूट रहा था। इसने क्या किया, और फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया। तो और फोर्स जब लगाना स्टार्ट कर दिया तो इसके अंदर जितना मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, फोर्स जब बढ़ते गया तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे ये तो ना घट सकता है ना बढ़ सकता है, मॉलिक्यूल्स तो उतना ही रहेगा ना। तो मॉलिक्यूल्स जब उतना ही रहेगा और इसका जो सॉलिड मैकेनिक्स का जो सिस्टम होता है वो क्या सिस्टम होता है कि जान चली जाए बट मॉलिक्यूल्स नहीं जाएगी, मतलब मॉलिक्यूल्स कम या ज़्यादा नहीं होंगी, वायर टूट जाएगी
मॉलिक्यूल्स ना तो कम होगा, ना ही बाहर से कोई एक्सटर्नल सपोर्ट लेंगे। ईगो बहुत स्ट्रिक्ट होता है, जो ये होता है ईगो बहुत स्ट्रिक्ट होता है, मतलब बाहर से सपोर्ट नहीं लेंगे, जो करेंगे अपने आप करेंगे वरना टूट जाएंगे। तो इसने क्या किया, बाहर से कोई सपोर्ट ही नहीं लिया, मतलब जो मॉलिक्यूल्स थे, मॉलिक्यूल्स का मतलब उतना ही प्रेजेंट रहा। तो और जब फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया ये जो यूटीएम बंदा था, तो ये क्या हुआ, फाइनली ये जी पॉइंट पे आके ये टूट गया, मतलब फ्रैक्चर हो गया। तो जो हमारा जो डी से ई पॉइंट होता है, डी से ई पॉइंट जो होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, यील्डिंग पॉइंट। और ई से एफ तक जो होता है स्ट्रेन हार्डनिंग। मतलब स्ट्रेन हार्डनिंग का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सडनली जो है जो स्ट्रेंथ होता है वो इंक्रीज करता है, ठीक है, इंक्रीज करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्ट्रेन हार्डनिंग। और उसके बाद हमारा क्या हुआ, ये सडनली ये डिक्रीज कर जाता है, यहाँ पे आके पॉइंट जो जी है वहाँ पे फ्रैक्चर हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्ट्रेन सॉफ्टनिंग, स्ट्रेन सॉफ्टनिंग पॉइंट बोल देते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में जो होता है पॉइंट ए तक जो होता है, ये जो हमारा पॉइंट ए है, पॉइंट ए तक क्या होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट होता है। पॉइंट बी जो होता है इलास्टिक लिमिट होता है। इलास्टिक लिमिट का मतलब कि एबिलिटी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, यदि हम लोड को यहाँ से रिमूव कर देंगे तो फिर से वो ओरिजिनल शेप में आ जाएंगे। जो पॉइंट बी से लेके डी तक होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, यील्डिंग बोल देते हैं। तो पॉइंट सी जो होता है उसको अपर यील्डिंग पॉइंट बोलते हैं। यील्डिंग क्या होता है, स्लीपिंग ऑफ, ड्यू टू स्लीपिंग ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स के बीच में जो स्लीपिंग होना स्टार्ट हो जाता है, इसके कारण से यहाँ पे यील्डिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो सी जो है हमारा वो क्या है, अपर यील्डिंग पॉइंट। डी जो होता है लोअर यील्डिंग पॉइंट। और पॉइंट ई से एफ जो होता है वो स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन होता है। पॉइंट ई से एफ जो होता है वो स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन होता है, बिकॉज यहाँ पे जो होता है स्ट्रेंथ जो होता है वो अल्टीमेट मिलता है, इसलिए ये रीजन क्या कहलाता है, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। पॉइंट एफ जो होता है, पॉइंट एफ जो है ये हमारा, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये जो पॉइंट एफ होता है ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। पॉइंट जी जो होता है वो फ्रैक्चर पॉइंट होता है। और जो रीजन जो होता है एफ और जी होता है, एफ से लेकर जी तक जो होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्ट्रेन सॉफ्टनिंग पॉइंट। तो ये था हमारा क्या था, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर माइल्ड स्टील, ठीक है। तो माइल्ड स्टील का ग्राफ हम लोग कैसे प्लॉट करते हैं, किसके हेल्प से करते हैं, यूटीएम की हेल्प से करते हैं। यानी कि स्ट्रेन जो है स्ट्रेन डेवलप कराते हैं यूटीएम से और स्ट्रेस को मेजर कर लेते हैं। स्ट्रेस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रिस्पॉन्स होता है किसी भी मटेरियल्स का, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेस तो डेवलप करा नहीं सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, यूटीएम से स्ट्रेन डेवलप कराते हैं और स्ट्रेस को मेजर कर लेते हैं। तो ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, हम लोग देख लिया कि स्ट्रेस बढ़ाते जाते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग जो है स्ट्रेस को मेजर करते रहते हैं। तो जो हमारा ये माइल्ड स्टील का जो बिहेवियर था, नेचर था, उसका कैसा बिहेव कर रहा है उसके बारे में हम लोग स्ट्रेस ग्राफ के थ्रू स्टडी किए, एनालिसिस किए कि वो कैसे बिहेव करने वाला है, किस पॉइंट पे कितना फोर्स पे जो है यील्डिंग आने वाली है, अल्टीमेट पॉइंट कब आएंगी, फ्रैक्चर पॉइंट कब आएंगी, स्ट्रेन हार्डनिंग कब होती है, कौन सी रीजन होती है, स्ट्रेन शॉर्टनिंग कौन सी रीजन होती है, इन सब के बारे में हम लोग स्टडी किए अभी। तो जैसे कि बताया था हमने कि पहले की जैसे ये मान लेते हैं इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, मान लेते हैं कि 10 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, तो 10 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे दो ग्रुप में, यहाँ पे दो ग्रुप में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे। तो इस पे जो हम फोर्स लगाए, फोर्स लगाते गए तो ये क्या फाइनली जो है वन, मतलब टोटल जो है एक ग्रुप बन गया, ठीक है। एक ग्रुप बन गया तो टोटल ज़्यादा रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर दिया। तो यही था जो यहीं पे हमको क्या मिलता था, अल्टीमेट पॉइंट मिलता था। क्योंकि पहले जो ये 10 लोग थे दो ग्रुप में बैठे हुए थे, ठीक है, मतलब 5-5 के दो ग्रुप थे। अब जो ये 10 लोग हो गए, इनके बीच में यूनिटी बन गई कि ये बोला कि यार यूटीएम बंदा जो है ये तो हमको बहुत ही फोर्स लगाते जा रहा है, तो हम लोग के बीच में भी बॉन्डिंग होनी चाहिए। तो इन लोगों ने क्या किया, स्लीपिंग की वजह से जब स्लीप हो गए, ये मॉलिक्यूल्स जो है स्लीप होकर अलग अलग हुए, तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, एक ग्रुप बना लिया और टोटल एक ग्रुप में आ गए। जब ये पहले अलग अलग ग्रुप में थे, अब ये एक ग्रुप में आ गए, तो ये ज़्यादा रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर दिया। ये जो हमारा लोअर यील्डिंग पॉइंट होता है, लोअर यील्डिंग पॉइंट जो डी होता है, ये लोअर यील्डिंग पॉइंट डी जो होता है फॉर माइल्ड स्टील जो होता है, कितना होता है, 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कितना होता है, लोअर यील्डिंग पॉइंट की वैल्यू कितनी होती है, 250 न्यूटन्स पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप लोग जो है वैल्यू याद रखेंगे, ठीक है। और जो ये पॉइंट हमारा जो डी जो ई होता है, डी से पॉइंट ई जो होता है, ये इसको हम लोग बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, परफेक्टली प्लास्टिक। यानी कि यहाँ पे जाके हम लोग लोड को यदि रिमूव कर देंगे तो भी इसके अंदर कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं होगा, इसका लेंथ जो है इंक्रीज कर जाएगा। जो ओरिजिनल शेप में था, जो इसका ओरिजिनल लेंथ था, उसके अंदर ये चेंजिंग आ जाएगा। तो जो हमारा डी से जो ई पॉइंट होता है, इसको हम लोग बोल देते हैं परफेक्टली प्लास्टिक रीजन। तो प्लास्टिक स्ट्रेन जो होता है, प्लास्टिक स्ट्रेन जो होता है वो 10 to 15 टाइम्स ऑफ इलास्टिक स्ट्रेन होता है। कितना होता है, ये जो प्लास्टिक स्ट्रेन होता है कितना होता है, 10 to 15 टाइम्स ऑफ इलास्टिक स्ट्रेन होता है।
उसके बाद जो हमारा ये पॉइंट एफ होता है, पॉइंट एफ जो स्ट्रेन हार्डनिंग होता है, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन जो होता है, ये जो होता है क्या होता है, द स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट इज अल्टीमेट स्ट्रेस एंड करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन इज अबाउट 20% फॉर माइल्ड स्टील। कितना होता है? 20% फॉर माइल्ड स्टील के लिए होता है। जो ये हमारा एफ पॉइंट है, जो स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन होता है, उसके लिए होता है। ठीक है, जो हमारा फ्रैक्चर पॉइंट जी है, जो पॉइंट जी है, तो वो क्या होता है? अबाउट 25% ऑफ माइल्ड स्टील, 25% ऑफ माइल्ड स्टील। और जो हमारा जो ई और ये जो हमारा एफ और जी रीजन जो है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? नेकिंग रीजन। यहाँ पे नेकिंग होना स्टार्ट हो जाता है। ये जो हमारा एफ और जी रीजन होता है, यहाँ पे क्या होता है? नेकिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो यील्डिंग पॉइंट होती है, जो डी होती है, लोअर यील्डिंग पॉइंट, इसका वैल्यू होता है माइल्ड स्टील का कितना होता है? 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कौन से टेस्ट में? जब हम टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, इन टेंशन टेस्ट। ठीक है, टेंशन टेस्ट फॉर माइल्ड स्टील जब लगाते हैं, टेंशन टेस्ट फॉर माइल्ड स्टील, उसमें जो आता है लोअर यील्ड पॉइंट जो होता है सिग्मा वाई जो होता है इक्वल टू कितना हो जाता है? 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। जब हम कंप्रेशन कर्व फॉर माइल्ड स्टील ड्रॉ करते हैं, तो वो जो सिग्मा वाई होता है, जो लोअर यील्ड पॉइंट होता है, वो कितना होता है? 263 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। और जो इलास्टिक मॉडुलस होता है, इलास्टिक मॉडुलस कितना होता है? इलास्टिक मॉडुलस जो होता है 2.1 इंटू 10 के पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। जो इलास्टिक मॉडुलस होता है, वो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है, वो कितना होता है? 2.1 इंटू 10 के पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या एक्चुअल कर्व वर्सेस इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। एक्चुअल कर्व वर्सेस इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। जो एक्चुअल कर्व का मतलब होता है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होता है? इंजीनियरिंग स्ट्रेस होता है P अपॉन ए नॉट। जो P अपॉन ए नॉट मतलब लोड अपॉन एरिया। ए नॉट जो होता है, जो हमारा यहाँ पे ए नॉट होता है, ए नॉट का मतलब क्या हो गया? ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्पेसिमेन टेकन। जो भी हम लोग स्पेसिमेन लेके चलते हैं, उसका ये क्या होगा? ओरिजिनल एरिया हो गया, ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। तो वहीं पे ट्रू स्ट्रेस जो होता है, ट्रू स्ट्रेस का मतलब होता है सिग्मा इक्वल टू पी अपॉन, यहाँ पे आप देख रहे होंगे सिग्मा इक्वल टू पी अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब एक्चुअल क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो भी हम लोग स्पेसिमेन लेते हैं। तो ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया या फिर एक्चुअल जो होता है, एक्चुअल क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है, वो क्या होता है? ग्रेटर देन होता है, या तो ग्रेटर होगा या फिर लेसर होगा। जब टेंसाइल फोर्स लगा रहे हो तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा, और जो कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? लेसर हो जाएगा। तो जो हमारा एक्चुअल एरिया होता है, एक्चुअल एरिया इक्वल टू होता है ओरिजिनल एरिया प्लस माइनस चेंज इन एरिया, जो भी इसके एरिया में चेंज होगा। यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे कि ये हमारा जो है एक रेड कलर से जो बनी हुई है, वो हमारा क्या है? ओरिजिनल एरिया है। रेड कलर से जो आप देख रहे होंगे जो बना हुआ है, वो ओरिजिनल एरिया है। ठीक है, तो ओरिजिनल एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा? जब इसका जो है लेंथ जो था L है और जो विड्थ V है, तो क्या हो जाएगा? ओरिजिनल एरिया क्या हो जाएगा? L इंटू बी। क्या हो जाएगा? L इंटू बी। वही जब इस पे हम टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, टेंसाइल फोर्स P लगा रहे हैं, तो इसका जो होगा चेंज इन लेंथ, लेंथ में जो होगा चेंज होगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? जो ओरिजिनल एरिया निकालेंगे, मतलब एक्चुअल एरिया जो निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा? L प्लस चेंज इन लेंथ इंटू बी, यही होगा स्मॉल बी। पहले कैपिटल बी था, अब स्मॉल बी हो गया। यानी कि जो हमारा एक्चुअल एरिया होगा, वो क्या होगा? जब टेंसाइल फोर्स लग रहा होगा तो ओरिजिनल एरिया से बड़ा होगा, और जब कंप्रेसिव फोर्स लग रहा होगा तो ओरिजिनल एरिया से कम होता है। ठीक है, तो जब हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस को कंपेयर करते हैं, ट्रू वर्सेस इंजीनियरिंग स्ट्रेस, तो जब हम टेंसाइल में देखते हैं, जब टेंशन देते हैं, जब टेंसाइल लोड लगाते हैं, तो क्या होता है हमारा? इन टेंशन ट्रू और एक्चुअल स्ट्रेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंजीनियरिंग और नॉमिनल स्ट्रेस। जब हम टेंशन लगाते हैं, तो जो हमारा एक्चुअल या ट्रू स्ट्रेस होता है, वो ऑलवेज क्या होता है? ग्रेटर होता है। किसके? इंजीनियरिंग स्ट्रेस से। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं रिलेशन क्या होता है? स्ट्रेस इजकल टू क्या हो जाएगा? लोड अपॉन एरिया। क्या हो जाएगा? लोड अपॉन एरिया। ठीक है, तो जब टेंशन देते हैं, जब हम टेंशन देते हैं तो एरिया बढ़ जाता है। तो जब एरिया बढ़ेगा, जब हम एरिया बढ़ेगा, तो जो हमारा ट्रू स्ट्रेस होगा, तो यहाँ पे जब टेंशन देते हैं तो क्या होगा? जो एक्चुअल स्ट्रेस होता है, एक्चुअल स्ट्रेस जो होता है वो ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू इंजीनियरिंग स्ट्रेस। जब हम कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं, जब हम कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं, तो इन कंप्रेशन ट्रू और एक्चुअल स्ट्रेस इज ऑलवेज लेस देन इंजीनियरिंग और नॉमिनल स्ट्रेस। कंपैरिजन में क्या होता है? इंजीनियरिंग स्ट्रेस ज़्यादा होता है, किसके कंपेयर में? एक्चुअल के कंपेयर में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं।
ये जो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डिफरेंट मटेरियल्स, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। ये जो है जो कार्बन परसेंट है, तो द फ्रैक्चर स्ट्रेन जो होता है, फ्रैक्चर स्ट्रेन जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन स्टील। जो ये फ्रैक्चर स्ट्रेंथ होता है, द फ्रैक्चर स्ट्रेन डिपेंड अपॉन परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन स्टील। कितना परसेंट है कार्बन का प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो विथ इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ कार्बन फ्रैक्चर स्ट्रेन रिड्यूस। जब हम इंक्रीज कर देते हैं कार्बन परसेंटेज का तो क्या होगा, फ्रैक्चर स्ट्रेंथ जो होगा, फ्रैक्चर स्ट्रेन जो होगा वो रिड्यूस कर जाता है। विथ इंक्रीज कार्बन कंटेंट स्टील हैज हायर यील्ड स्ट्रेस एंड हायर अल्टीमेट स्ट्रेंथ। जब हम परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ाते जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा जो यील्डिंग पॉइंट होगा और अल्टीमेट स्ट्रेस जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, बट जो फ्रैक्चर पॉइंट होगा वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हम कार्बन बढ़ाते जाते हैं, कार्बन बढ़ाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो जो है वो इतना स्ट्रेंथ, जैसे कि हाई कार्बन जो होगा, हाई कार्बन स्टील जो है उसका जो अल्टीमेट या फिर यील्डिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है, मीडियम कार्बन स्टील जो होता है उससे कम होता है, लोअर कार्बन स्टील जो होता है उससे कम होता है, और जो हमारा कास्ट आयरन होता है उससे कम होता है, और प्लास्टिक जो होता है वो उससे भी कम होता है। जितना ज़्यादा कार्बन की परसेंटेज हम बढ़ाते जाएंगे, जितना ज़्यादा कार्बन की परसेंटेज हम बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा जो वो मटेरियल होगा क्या होगा, ब्रिटल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हाई कार्बन स्टील जो होता है क्या होता है, ब्रिटल होता है, जबकि माइल्ड कार्बन स्टील जो होता है वो क्या होता है, डक्टाइल होता है, क्योंकि माइल्ड कार्बन स्टील में जो होता है एज कम्पेयर टू हाई कार्बन स्टील जो होता है कार्बन की परसेंटेज जो होता है वो कम होता है। तो जो हमारा हाई कार्बन स्टील होता है वो क्या होता है, ब्रिटल होता है। तो जो डक्टाइल मटेरियल होता है, डक्टाइल मटेरियल जो होता है वो टफ होता है, जबकि ब्रिटल मटेरियल जो होता है वो हार्ड होता है। ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, जितना ज़्यादा ब्रिटल होगा उतना ज़्यादा हार्ड होगा, और जितना ज़्यादा डक्टाइल होगा उतना ज़्यादा टफ होगा वो मटेरियल। ये जो ग्राफ है टाइप्स ऑफ मटेरियल बिहेवियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट ही आ जाता है, इसलिए आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, ये जो हमारा पहला जो ग्राफ है ये क्या है, लीनियर इलास्टिक है, मतलब जितना ही स्ट्रेन दे रहे हैं उतना ही रिस्पांस मिला, उतना ही स्ट्रेस मिला। ये जो एंगल होता है 45 का होता है। तो जो पहला ग्राफ है उसको हम लोग बोल देते हैं लीनियर इलास्टिक। दूसरा जो ग्राफ है इसमें कर्व फॉर्म हो रहा है, कर्व बन रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, जो स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच में जो ग्राफ प्लॉट किए हैं यहाँ पे क्या है, कर्व बन रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, नॉन लीनियर इलास्टिक। ठीक है, ये जो हमारा ग्राफ है, तीसरा ग्राफ जो है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इलास्टो प्लास्टिक। जो स्ट्रेन और स्ट्रेन के बीच में, स्ट्रेन और स्ट्रेस के बीच में जो ग्राफ प्लॉट है उस ये तीसरा नंबर का ये ग्राफ किसका है, इलास्टो प्लास्टिक का। जो चौथा ग्राफ है हमारे पास, चौथा ग्राफ जो है इसको हम लोग बोल देते हैं परफेक्टली इलास्टिक। मतलब क्या, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि इसका जो स्ट्रेस होता है, जो रिस्पॉन्स होता है कांस्टेंट होता है, कितना भी आप इसको खींच रहे हो, स्ट्रेन कितना भी डेवलप कर रहे हो, ये जो है रिस्पॉन्स एक कांस्टेंट ही डेवलप करता है। तो इसका जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस जो होता है वो कांस्टेंट होता है, बट स्ट्रेन जो होता है वो कितना भी खींचो वो रिस्पांस उतना ही डेवलप करेगा। जो हमारा ये पांचवा ग्राफ है, पांचवा ग्राफ जो है इसको हम लोग बोल देते हैं इलास्टोप्लास्टिक विथ स्ट्रेन हार्डनिंग। इसको हम क्या बोल देते हैं, इलास्टोप्लास्टिक विथ स्ट्रेन हार्डनिंग। जो हमारा छठा ग्राफ है वो है आइडियल रिजिड। आइडियल रिजिड का मतलब क्या, कितना भी हम लोग खींच रहे हैं, कितना भी हम लोग स्ट्रेन दे रहे हैं, लेकिन जो है वो डिफॉर्म नहीं हो रहा, उसके अंदर डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, आइडियल रिजिड। तो ये जो हमारा छठा ग्राफ है, ये जो ग्राफ है वो किसके लिए है, आइडियल रिजिड के लिए है। मतलब कितना भी हम लोग फोर्स बढ़ा रहे हैं लेकिन वो डिफॉर्म नहीं कर रहा, उसके अंदर डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, आइडियल रिजिड। ठीक है, सातवां जो ग्राफ है वो है आइडियल फ्लूइड का। फ्लूइड का क्या प्रॉपर्टीज होता है, जो मतलब अच्छी क्वालिटी का जो फ्लूइड होता है उसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज होता है, मतलब वो फॉलो करते रहे, ठीक है, फ्लो होते रहे उसके अंदर। तो ठीक है, तो ये जो सातवां ग्राफ है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, आइडियल फ्लूइड का ये ग्राफ है। मतलब ये सिर्फ कोई भी जो है रिस्पांस डेवलप नहीं कर रहा, कुछ भी स्ट्रेस डेवलप नहीं हो रहा, फोर्स लगा रहे हैं तो खींचते चले जा रहा है, कोई भी स्ट्रेस डेवलप नहीं हो रहा है, स्ट्रेस जो है वो जीरो डेवलप हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, आइडियल फ्लूइड। और जो लास्ट जो हमारे पास ये जो ग्राफ है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, विस्को इलास्टिक। ये जो ग्राफ है किसका है, विस्को इलास्टिक का। ठीक है, तो ये कुछ ग्राफ्स थे डिफरेंट मटेरियल्स के जो कैसे बिहेव करते हैं उसके बीच में ग्राफ थे। तो ये ग्राफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना जरूरी है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे नोट में आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। प्लास्टिक स्ट्रेन इज 10 to 15 टाइम्स जो होता है, किसका होता है, इलास्टिक स्ट्रेन का। कितना होता है, 10 to 15 टाइम्स ऑफ इलास्टिक स्ट्रेन। यील्ड स्ट्रेस फॉर माइल्ड स्टील इन टेंशन इज 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। यील्ड स्ट्रेस फॉर माइल्ड स्टील इन कंप्रेशन टेस्ट जो होता है वो कितना होता है, 263 न्यूटन पर mm
स्क्वायर। ठीक है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है कितना होता है 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। माइल्ड स्टील इज मोर इलास्टिक दैन रबर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइल्ड स्टील जो होता है वो मोर इलास्टिक दैन रबर होता है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है और माइल्ड स्टील जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, और जो माइल्ड स्ट्रेस स्ट्रेन का जो कर्व होता है उसको हम लोग कैसे प्लॉट करते हैं, और जो माइल्ड स्टील होते हैं उसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है देखेंगे प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, जो कौन कौन से उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, हार्डनेस, ब्रिटलनेस, क्रिप, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे कि डक्टिलिटी, टफनेस, हार्डनेस क्या होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।